निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्व दिवस पर राजस्व कार्मिकों को जिला कलेक्टर ने किया सम्मानित। शहर में 45 लाख रुपए की लागत से पार्किंग का हुआ निर्माण, ड्राइवरों ने किया सभापति का सम्मान। धान की सरकारी खरीद में सीआई को बर्खास्त करने की मांग, दूसरे दिन भी आंदोलन अनशन पर डटे रहे किसान, नहीं बनी सहमति। जंक्शन में सुंदर खेला के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन, मुंशी गंगानगर रोड से किया विसर्जन। अब खबरें विस्तार से। राजस्व विभाग के कार्मिकों ने सदैव सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर्तव्य परायणता और निष्ठा के साथ किया है। यह बात कलेक्टर नटमल डिडेल ने शुक्रवार को दूसरे राजस्व दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आमजन के प्रति संवेदनशील रहकर कर्तव्य परायणता के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहे राजस्व दिवस का आयोजन प्रशंसनीय है, इससे राजस्व कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा। सामान्य प्रशासन में राजस्व विभाग की अहम भूमिका होती है। प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रखने में राजस्व की भूमिका अहम रहती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों को बड़ा कदम उठाने के लिए संकल्प लेना होगा। यह बात कलेक्टर नटमल डिडेल ने शुक्रवार को आयोजित राजस्व दिवस पर हुए सम्मान समारोह में कही। कलेक्टर नटमल डिडेल ने कहा कि पटवारियों के समक्ष जो चुनौती आ रही है, उनका सामना पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य से पूरा करना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्राउंड लेवल पर पटवारियों का समाज के साथ जो करीबीपन होना चाहिए वह अब कम हो चुका है। साथ ही पटवार मंडल पर पटवारी की महत्ता कम होती जा रही है। इसके लिए आम आदमी से जुड़ाव स्थापित करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए हम सभी को मिलकर जो प्रतिष्ठा पटवारियों की पहले हुआ करती थी, उसे पुनः स्थापित करना होगा। उन्होंने राजस्व कार्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया के सरलीकरण को काश्तकार और आमजन के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे राजस्व प्रशासन सुदृढ़ होता है और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पटवारी तथा राजस्व विभाग के अन्य कार्मिक प्रशासन की मुख्य कड़ी हैं। चुनाव के दौरान भी राजस्व कार्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना भी इनके द्वारा बखूबी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण राजस्व कार्मिकों के कार्यों में पारदर्शिता और सरलता आई है। साथ ही राजस्व कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया को भी बखूबी अपनाकर आमजन और काश्तकारों को राहत दी गई है। इस दौरान कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया। अवसर पर हमारे साथ उपस्थित एडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार जी, हेडक्वार्टर बादरा, राजस्व की पूरी टीम, सामान्य प्रशासन में राजस्व विभाग की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे समय के साथ में जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने और बड़े रूप में सामने आ रहे हैं, नए रूप में आ रहे हैं। लेकिन राजस्व की कड़ी ग्राउंड लेवल पे भी जिस प्रकार कार्य करती है, उसके कारण प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से सुचारू रूप से संचालन करने में आप लोगों का बड़ा योगदान रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने जिस भावना के साथ आज 15 अक्टूबर के दिन को राजस्थान में राजस्व दिवस के रूप में मनाने के लिए जो घोषणा की गई, मैं समझता हूँ कि राजस्व मशीनरी का जो कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटीज़ है, उनको डेडिकेट करने के लिए उनको एक विशेष महत्व देने के रूप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ये 15 अक्टूबर का दिन। और हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जो चैलेंजेज हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम पूर्ण चुनौतीपूर्वक इसका सामना करेंगे। और हमारा जो काम है वो सीधा साधा एक किसान के साथ में, एक जमींदार के साथ में और एक आम आदमी के रूप में सीधा सीधा हमारा उसकी ज़िंदगी पे असर डालता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूर्ण ईमानदारी और अपने जो कर्तव्य हैं उनके साथ में उनको पूरा करना चाहिए। एक बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि पहले ग्राउंड लेवल पर पटवारी की भूमिका और पटवारी का जो महत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था। लेकिन आजकल जो समाज के साथ और लोगों के साथ हमारी एक घनिष्ठता, एक करीबीपन होना चाहिए, जो सोसाइटी के साथ मिलकर के होना चाहिए कि एक पटवार मंडल में एक पटवारी का जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए
वो थोड़ी कम होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो एक आम आदमी के साथ में हमारा जुड़ाव होना चाहिए, वो उतना मुझे महसूस नहीं होता है। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगा, क्योंकि सभी अलग अलग उपखंडों से भी आप पधारे हैं, तो हमारी रेवेन्यू की टीम जिसमें पटवारी, हमारे गिद्दावर, नायब तहसीलदार जी, SDM और हम भी शामिल हैं। हम सबको ये मिलकर वापस प्रयास करना पड़ेगा कि जो प्रतिष्ठा एक पटवारी की, एक गिद्दावर की लोगों के बीच में हुआ करती थी, हमें पुनः उसको स्थापित करना है, पुनः लोगों का पूरा विश्वास जीतना है। जिले में एक भी मृत्यु डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से नहीं होनी चाहिए। PSC, CSC में भर्ती रोगी की स्थिति ठीक न हो तो उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर करें। नगरीय निकाय द्वारा फॉगिंग और चिकित्सा विभाग की ओर से MLO इत्यादि का छिड़काव नियमित हो और वार्ड वाइज हो। प्रशासन गाँव के संग, शहरों के संग अभियान, कोविड टीकाकरण, मौसमी बीमारियों और कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित VC में कलेक्टर नतमल डिडेल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि नगरीय विकास क्षेत्र में सुबह शाम 2-2 वार्डों में फॉगिंग करें और इसकी पूर्व सूचना भी दें। साथ ही जहां भी पानी इकट्ठा है वहां मेडिकल की टीम MLO का छिड़काव करे। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि फॉगिंग के समय लोग खिड़की दरवाजे खुले रखें और खाने का सामान ढककर रखें। साथ ही 3 दिन बाद वहीं दोबारा फॉगिंग हो। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने सभी SDM को BCMO के साथ शुक्रवार को जाकर OPD निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि ये पता चल सके कि संबंधित ब्लॉक में किस बीमारी के रोगी ज्यादा आ रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सैलरी को लेकर 7 दिन बाद कोई इशू रहा तो BDO और EO होंगे जिम्मेदार। कलेक्टर ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सैलरी को लेकर BDO और EO को निर्देशित किया कि वे आगामी 7 दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में EO इनकी सैलरी मामलों का निस्तारण कर दे। VC में कलेक्टर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पहले से तैयारियों को लेकर निर्देश दिए कि ऑक्सीजन प्लांट जहां जहां शुरू होने हैं वहां शुरू करने की तारीख संबंधित फर्म से ले ली जाए। साथ ही कहा कि PSC और CSC पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं, वे पैक नहीं रहे, उन्हें संस्थान के सभी कार्मिकों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाओं में जिले की स्थिति बुरी है, लिहाजा आगामी 7 दिन बाद वे ब्लॉक वाइज रिपोर्ट लेंगे। कलेक्टर ने बैठक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की समीक्षा करते हुए सभी SDM को निर्देशित किया कि इसको लेकर सभी ब्लॉक में शारीरिक शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। कहीं ग्राउंड नहीं है तो पास की ग्राम पंचायत में आयोजन करवा लें। साथ ही कहा कि एक खिलाड़ी एक ही खेल में रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। जिला मुख्यालय टाउन जंक्शन रोड पर अब ड्राइवरों व अन्य नागरिकों को अपने वाहन रोकने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब नगर परिषद ने इस समस्या को देखते हुए राजवी पैलेस के सामने 1 बीघा जगह में पार्किंग स्थल का निर्माण करवाया है। इस पर 45 लाख रुपए की लागत आई है। परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज राजवी पैलेस के सामने 1 बीघा जो जगह नगर परिषद की स्वामित्व की थी उसमें पार्किंग का निर्माण किया गया है, जिसमें शहर के टैक्सियां,
व अन्य वाहन पार्किंग हो सकेंगे। शहर में सुविधा सुचारू रहेगी। इस कारण से पार्किंग स्थल का निर्माण करवाया गया है। इस पार्किंग स्थल में कुल 48 लाख रुपए की लागत आई है, जिसमें एक टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पार्किंग के ड्राइवरों के लिए बैठने के लिए एक शेड का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एक मंदिर का निर्माण करके मर्सिबल भी लगाया गया है और चारद्वारी करके इसको सुंदर बनाया गया है, ताकि वाहन मालिकों को कुछ सुखद महसूस कर सके। राजदीप पैलेस के सामने जो पार्किंग स्थल हमें जो दिया गया है नगर परिषद चेयरमैन साहब के द्वारा, बहुत बहुत उनका आभार हम करते हैं। और हमारे लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर हॉल बनाए गए हैं, टॉयलेट बाथरूम है और पानी और बढ़िया चारदीवारी और बढ़िया इंटरलॉकिंग फर्श का हमें करवा के दिया है। और साथ में बिजली का भी कनेक्शन हमें करवा के दिया है। हम ड्राइवर भाइयों का सभी का उन्होंने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। हम चेयरमैन साहब का और अनिल भाई साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज उनका सम्मान किया है और धन्यवाद भी किया है। टैक्सी स्टैंड बुलाकर उनका स्वागत किया है। पहले किस तरह की समस्या आपको? पहले बहुत ज्यादा समस्या रही, नहीं हमारे पास जगह थी, नहीं कोई शेड था, नहीं कोई पीने के लिए पानी था, नहीं कोई छाया नहीं थी, कुछ भी नहीं था जी। आज उनके कार्य के हिसाब से जी बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमारे शहर के अंदर काम किया, हमारे टैक्सी ड्राइवर के ऊपर, और हम सदैव उनका आभार व्यक्त करते हैं। धान की सरकारी खरीद को शुरू करवाने की मांग को लेकर 4 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे किसानों का आमरण अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान धान की सरकारी खरीद की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को किसानों पर सीआई द्वारा लाठीचार्ज करने का विरोध जताया जा रहा है। अब किसान सरकारी खरीद और सीआई को हटाने की मांग पर अड़े हैं। आमरण अनशन पर बैठे किसानों ने कहा कि धान की सरकारी खरीद को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने चेताया कि जब तक इन मांगों पर सहमति नहीं बनती तब तक आमरण अनशन को खत्म नहीं करेंगे। वहीं आमरण अनशन के दूसरे दिन डॉक्टर्स की टीम ने पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य जांच भी किया। धान की एमएसपी सरकारी खरीद को लेकर और जो यहाँ के सीआई थे जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, उनको यहाँ से हटाने की, और रिलायंस को जो गोदाम एफसीआई गोदाम दिए, क्योंकि अब की बार हम संघर्ष कर रहे हैं एमएसपी धान की खरीद का, और अगले सीजन हमें संघर्ष करना पड़ेगा गेहूं का। इसलिए तीनों मांगों को लेकर हमारा यहाँ 2 दिन से आज दूसरा दिन है आमरण अनशन चल रहा है। और अभी तक रात एसडीएम सब आए थे और अब तक किसी प्रकार की वार्ता नहीं है। हमारा ये कहना है कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं जाती तब तक हम यहाँ लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। तो किसी भी सूरत में जब तक ये समझौते नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ जी, हम धान की एमएसपी खरीद पे चालू करवाने के लिए बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जितनी देर लगातार इसका समझौता जल्द से जल्द नहीं होता उतनी देर हम इसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारा दूसरा दिन चालू हो गया है, हम लगातार इसमें बैठे रहेंगे जितनी देर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए, वरना और दूसरा हमारा कि वो अधिकारी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग। यानी अक्टूबर की 4 तारीख से किसान एमएसपी पर धान की खरीद के लिए कलेक्ट्रेट के सामने बैठा है। जिस दिन किसान यहाँ पहुंचा था 4 तारीख को, तो उस पर लठ बरसाए गए बेवजह से। तो हमारी मांग है जो जंक्शन के थाना प्रभारी है उनको बर्खास्त किया जाए और धान की जो एमएसपी है उस पर धान को खरीदा जाए और खरीद जल्दी शुरू की जाए। गुमशुदा बालक को हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति ने की है। गौरतलब है कि 2009 में गुमशुदा बालक सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। बालक का नाम हनुमान था। इसके बाद बालक को श्री गंगानगर में स्थित विवेक आश्रम ले गए। वहां से आश्रम वालों ने बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जबकि नियमानुसार प्रकरण हनुमानगढ़ का था। ऐसे में बालक को यहाँ पेश करना था। विवेक आश्रम ने बाल कल्याण को श्री गंगानगर प्रस्तुत कर दिया, जबकि यह प्रकरण हनुमानगढ़ क्षेत्राधिकार का है। ऐसे में कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि इस संबंध में पुलिस को पत्र भी लिखा गया है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्ष 2009 के अंदर एक बालक गुमशुदा बालक सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उस बालक का नाम सलमान था। वो वहाँ के नगर परिषद के कोई अधिकारी कर्मचारी थे, वो लेके आए थे। और चूंकि बालक गुमशुदा था, उसको हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के आदेश द्वारा गंगानगर का जो विवेक आश्रम है उसमें उसको आवासित करवाया गया था। वहां से आवासित करवाने के बाद में बालक वहीं रह रहा था। अब 1 अक्टूबर को वहां के जो विवेक आश्रम ने उस बालक को किसी परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
उसके परिजन कौन हैं, क्या वो उसके सही परिजन हैं, ये पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। इसके लिए उस बालक के, चूंकि बालक का जो प्रकरण था वो हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति का था, तो उस के परिजनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था और वो नहीं किया गया। वो हमारे क्षेत्राधिकार का मामला था। तो विवेकाश्रम ने हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के प्रस्तुत न करके गंगानगर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और उस बालक को पता नहीं कि वो किसके साथ भेजा गया है। तो हमने इस संबंध में, हमारे क्षेत्राधिकार का मामला होने के कारण हमने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय गंगानगर को पत्र लिखा भी इस प्रकरण में विवेकाश्रम में से संबंधित और जांच की जाए और अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई की जाए। आज तक इसमें एसपी महोदय द्वारा पुलिस थाना सदर को भी लिखा हमने, कोई इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपके माध्यम से यही हम सूचित करना चाहते हैं कि वो उस बालक को किस हक के तहत वहाँ पे सुपुर्द किया गया और वहाँ से जो बाल कल्याण समिति सदस्य है उनसे भी जांच की पूछताछ की जानी चाहिए। तो अब अगर इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। आपको दृष्टि क्या लगता है उस बालक के साथ कुछ हुआ है? ये तो इसीलिए तो बालक यहाँ आना चाहिए था, विवेकाश्रम द्वारा यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए था। उसके परिजनों से हम बात करते, बच्चे की काउंसलिंग करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ, काउंसलिंग भी नहीं, बच्चे से कोई पूछताछ नहीं की, तो सीधा वहाँ पे भेज दिया गया। तभी तो ये जांच का विषय है ना। सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मनाए जा रहे 29वें दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हुआ। समिति की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से जंक्शन में श्री गंगानगर रोड स्थित नहर में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में शोभायान कर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बैंड बाजे डीजे की धुन पर समिति से जुड़े लोगों ने नाचते गाते हुए खुशी मनाई। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। वहीं कई लोग भावुक भी दिखे। इससे पहले सुबह हवन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव, जिसे
शरदोत्सव अथवा शारदीय दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कई वर्षों से संस्था द्वारा धूमधाम से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष महामारी के कारण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतीकात्मक तरीके से ही दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया गया था। इस बार कुछ छूट मिली, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये उत्सव मनाया गया। आज दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हो रहा है और आज हम खड़े हैं इस टाइम नहर के ऊपर, जहां पर सरस्वती, दुर्गा माता, गणेश जी और कार्तिकेय का यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा अभी। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के आयोजकों ने यहाँ पे आरती भी करी और आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ भव्य मूर्ति भी है जिसकी खूब सजावट करके यहाँ पे आयोजन करता जो है यहाँ के अध्यक्ष है, हम उससे बात करेंगे आखिर क्या कार्यक्रम रहा आपका। सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा कमेटी का यह 29वां कार्यक्रम जो 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विधिपूर्वक चला। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी आज 10वीं बीज पूजा करके आज हम समापन किया। उसी के आज इस नहर को विसर्जन के लिए आया और विधिपूर्वक विसर्जन करने के लिए जैसे आरती और सिंदूरदान ये सब कार्यक्रम करके हम नहर को विसर्जन करेंगे। इस अवधि के जो भी हनुमानगढ़ वासी ने हमारा दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्य ने हमें बहुत सहयोग किया, तन मन धन से सहयोग किया। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको सभी परिवार का हम मंगल कामना करते हैं। महामारी की इस दौर पे होते हुए भी आज बहुत अच्छे से बहुत निर्विघ्न वजह से हमने ये कार्यक्रम सफल बना पाया। इसकी सभी का सहयोग है, हम उससे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे तरफ से अगर कभी किसी का मेरे मुंह से कोई कटु वस्तु निकल गया और किसी को ठेस पहुंचा, मैं उनसे माफी चाहता हूँ और इस कार्यक्रम में आगे करने के लिए सभी का सहयोग का कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये तो थे समिति अध्यक्ष, हमारे साथ और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज यहाँ पे ये विसर्जन के कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ भाग ले रहे हैं, आखिर वो विसर्जन के टाइम क्या कहना चाहते हैं आप। 5 दिन मूर्ति पूजा के बाद हमें एक तरफ तो मन में काफी दुख हो रहा है कि 5 दिन माता को पूजा के बाद हमें आज विसर्जन देना पड़ता है, लेकिन ये परंपरा है। माता जी कैलाश से आए थे अपने मायके में, 5 दिन हमने धूमधाम से पूजा किया और माता जी को आज विदाई देने की बारी है। एक तरफ हमारे मन में काफी दुख भी है और माता जी से हमने इस बार मांगा है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और सबके मन में सुख दुख सारे चीज धन संपत्ति सबके भर दे। हम यही कामना करते हैं और चाहते हैं कि अगले साल माता जी जल्दी आए और हम आगे और धूमधाम से ये कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हनुमानगढ़ वासियों ने काफी योगदान दिया है, हर तरफ से अपने स्वतःस्फूर्त होकर सब लोग ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। हमारे अध्यक्ष जी ने पहले ही बताया है कि सबके सहयोग से होता है, तो आगे भी हम सबके मंगल कामना करते हुए आज माता जी को विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। दुख भी है और खुशी भी मना रहे हैं और ये कामना भी कर रहे हैं कि कोरोना काल में माता इस जिले पे कृपा बना रखे और ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इसमें आपको बता दें थे इसमें सिंदूर खेला का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आखिर ये क्या परंपरा है और ये किस तरह खेलते हैं इसको, और इससे हम बात करेंगे। आप बताइए। नमस्ते। हाँ, हमारी बंगाली का ये परंपरा होता है सिंदूर दान, जो माँ मतलब मायके में आते हैं 5 दिन के लिए ससुराल से, फिर वापिस ससुराल जाते हैं, तो उससे पहले माँ को विदाई करते टाइम हम लोग सिंदूर खेलते हैं कि अगले साल माँ जल्दी से फिर हमारे पास आए। बस और क्या, तो हमारे मन में दुख भी है और खुशी भी है कि माँ इतने दिन हमारे साथ थे और अभी माँ जा रहा है, तो अगले साल जल्दी आए, बस वही कामना करते हैं। हमारे साथ और भी हम इनसे भी पूछेंगे। आप ये लगातार 5 दिन के आयोजन में भाग लिया आपने, इन 5 दिनों में आपने खूब यहाँ पे देखा भी है किस तरह भव्य सजा, इसमें सजावट का क्या महत्व वो थोड़ा बताओ और क्या कामना करते हैं आप। हम पूरे साल में यही प्रार्थना करते हैं कि माता हमारे यहाँ हमारे पास जल्दी से जल्दी आए और हम 5 दिन बहुत उत्साह से इंतजार करते हैं और धूमधाम से खुशी भी मनाते हैं और 5 दिन भाग लेते हैं हम त्योहार में, दुर्गा माता की पूजा में। और इतना अच्छा सजावट होता है यहाँ हनुमानगढ़ में। हमारे यहाँ 29 साल से दुर्गा पूजा होती आ रही है,
तो इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। इस दुर्गा पूजा आने की खुशी में हम बहुत माता का धन्यवाद करते हैं कि हर साल माता इसी तरह हमारे हनुमानगढ़ में आते रहे और हमारे यहाँ उत्साह बढ़ाते रहे। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई हो तो इसकी मान्यता है? मनोकामना तो माता सबकी पूरी करते हैं, हमारी भी पूरी हुई है। अब माता बस ऐसे ही खुशी मनाए रखे सबके साथ। तो उनकी जो भी इच्छा मनोकामना वो पूर्ण होती है। मैं आपको एक विशेष बता दूं कि ये जो 5 दिन आयोजन होता है, इसके अंदर दुर्गा माता, सरस्वती माता, गणेश और कार्तिकेय एक शिव परिवार है जो इस 5 दिनों के लिए धरती पे आते हैं और धरती पे आने के बाद ये उनकी आज यहाँ से विदाई जाती है, ये वापस कैलाश पर्वत पे जाते हैं। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि आरआर इंटरनेशनल कंपनी है जो अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में कदम रखने जा रही है। भारत में हीरो समेत कई अन्य कंपनियों ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पहले से मौजूद है। ऐसे में ये कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को कड़ी टक्कर देने में साबित होगी। इको कंपनी हनुमानगढ़ का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। संचालक दीपू डुडानी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बीगॉस नाम से लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि बीगॉस आम इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी अलग और किफायती होगा, साथ ही इसका रखरखाव करना भी काफी आसान होगा, जिससे और लोगों को इसे चलाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी इस स्कूटर को जबरदस्त बैटरी के साथ लंबी रेंज भी देने की प्लानिंग की गई है, जिससे एक बार चार्ज करने के बाद यह स्कूटर लंबी दूरी तय कर सकेगा। ऐसे में स्कूटर के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलेगा और स्कूटर का डिजाइन भी काफी यूनिक रखा गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि स्कूटर के माध्यम से वह पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सके, साथ ही लोगों की जेब पर पड़ने वाले फ्यूल के बोझ को भी कम किया जा सके। कंपनी इको मोटर्स हनुमानगढ़ का आज शुभारंभ हुआ। आज आरआर ग्लोबल जो कि इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बीगॉस नाम से लॉन्च करा है। आज मेरे शोरूम का उद्घाटन सेल्स हेड श्री जोशी सर जी ने करा। शहर के गणमान्य आदमी मौजूद रहे और मेरी कंपनी के 2 मॉडल हैं बीगॉस कंपनी के। एक मॉडल A2 है, सेकंड B8 है। दोनों में लिथियम बैटरी है, 1900 वाट की बोस्को मोटर है और IP67 मोटर रेटिंग है इसकी। फीचर से, बॉडी से बहुत ही सॉलिड चीज है। और 2 दिन फ्राइडे सैटरडे ओपनिंग और फेस्टिवल ऑफर है। जल्दी से जल्दी आए और ऑफर लाभ लें। आप सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, प्रेम, स्नेह मेरे प्रति ऐसा ही बना रहे। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। काफी इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। पहली बात खास ये है कि ये आरआर ग्लोबल का ब्रांड है जो कि 40 साल से पीछे चला आ रहा है। ये भारत का नंबर 3 ब्रांड है। इन्होंने अपनी कंपनी बीगॉस नाम से लॉन्च करी है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। अकॉर्डिंग अपने बाकियों से इसका वैसे देखें तो सर कोई कंपेयर नहीं है। चीज बॉडी सॉलिड है, फीचर्स वाइज बहुत अच्छी है। हर चीज की, मोटर की, बैटरी की, चार्जर की 3 साल की वारंटी है। बकायदा हमारे पास सर्विस सेंटर भी है। उसके पास सब सर्विसमैन, सेल्समैन, सब हर फील्ड में एक मैन अवेलेबल है। राजस्थान में पहला शोरूम है बीगॉस नाम से। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।